हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एग्जाम के लिए ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज़ को देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माई फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सीएसओ की स्थापना तो बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास 4 सामने दिख रहे हैं, 2 मार्च 1951, 15 मार्च 1950, 2 मई 1951 या 2 मई 1953। राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 मई 1951, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है कि 2 मई 1951 को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। तो आपने जाना कि स्थापना कब हुई, 2 मई 1951 को। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। क्षेत्राधिकार इसका भारत में ही है और अभिभावक विभाग जो इसका है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को कहा जाता है। सीएसओ की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के तहत भारत में एक सरकारी एजेंसी है और सांख्यिकीय मानकों को विकसित और बनाए रखता है। इसमें एक अच्छी तरह से सुसज्जित ग्राफिकल यूनिट है। सीएसओ दिल्ली में स्थित है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये किसने डेफिनेशन दी थी दोस्तों? बॉडिंगटन, बाउली, रॉबर्ट्स, फिशर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बॉडिंगटन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज की डेफिनेशन दी गई थी बॉडिंगटन के द्वारा। और वालिस और रॉबर्ट्स की अगर डेफिनेशन अगर आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए तो इसकी डेफिनेशन है कि स्टैटिस्टिक्स इज रिगार्डेड एज ए बॉडी ऑफ मेथड्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ अनसर्टिनिटी। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है, हु सेड स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ काउंटिंग। सांख्यिकी गणना अथवा माध्यों एवरेजेस का विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? बाउली, गाल्टन, स्टीफन किंग, आर.ए. फिशर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है, बाउली, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज द साइंस ऑफ काउंटिंग एंड एवरेजेस। ये डेफिनेशन दी गई थी प्रोफेसर ए.एल. बाउली के द्वारा। Now, statistics are affected to a marked extent by multiplicity of causes. The statement has been given by, ये statement किसके द्वारा दिया गया था? होरेस सेक्रिस्ट, क्रॉक्सटन एंड क्राउडन, बॉडिंगटन, यूल एंड केंडाल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है होरेस सेक्रिस्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। एज पर होरेस सेक्रिस्ट, statistics is regarded as the aggregate of facts affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed or estimated according to a reasonable standard of accuracy collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other। ये इनकी डेफिनेशन थी। एक बार अगर देख भी लेते हैं ना तो कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको याद हो जाती है कि भाई हाँ इधर पढ़ी थी हमने और इसका ये हो सकता है, एक आइडिया भी हो जाता है, लग जाता है। तो इसलिए देखना बहुत ज़रूरी है कि कई क्वेश्चंस को आपको देख लेना चाहिए। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो कम से कम देख लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को। वही मेरा उद्देश्य रहता है इस वीडियो को लाने का। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड इन। स्टैटिस्टिक्स पहली बार कब यूज़ किया गया? 1749 में, 1759 में, 1748 में, 1740 में, 1740 में। कब? ऑप्शन इसका क्या सही होना चाहिए दोस्तों? इसका जो ऑप्शन सही होगा वो है 1749, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही, 1749 में। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय जर्मन स्कॉलर एंड मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड एकेनवाल। गॉटफ्राइड एकेनवाल के द्वारा पहली बार ये वर्ड यूज़ किया गया था स्टैटिस्टिक्स, जो कि जर्मन स्कॉलर और मैथमेटिशियन थे, 1749 में जर्मनी में। नाउ द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड से आया है, स्टेटस वर्ड से, और इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया से, और जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्क्यू फ्रेंच वर्ड से। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है दोस्तों?
तो इसका दूसरा नाम है IBRD, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड बैंक इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म भी आ जाती है, कभी कभी मिलती जुलती नाम दे देते हैं और बताना होता है आपको। विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज द सॉफ्ट लोन विंडो कही जाती है वर्ल्ड बैंक की। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको कहा जाता है सॉफ्ट लोन विंडो वर्ल्ड बैंक का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है IDA। IDA मतलब ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल सही है। ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसको सॉफ्ट लोन विंडो कहा जाता है वर्ल्ड बैंक का। IDA की फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज ए मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग एड टू पुअर कंट्रीज। गरीब देशों को इन द फॉर्म ऑफ लोन्स के फॉर्म में देता है। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं। मेन पर्पस IDA का है टू प्रोवाइड ग्रांट्स एंड कंसेशनल लोन्स टू वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड MRTP। MRTP को किसने रिप्लेस किया है? MRTP को किसने रिप्लेस किया है? कॉम्पिटिशन एक्ट, FRBM एक्ट, FEMA, फेरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कॉम्पिटिशन एक्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969, ये 1969 का एक्ट है जिसकी फुल फॉर्म है MRTP की। द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वॉज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द कॉम्पिटिशन एक्ट जो कि 2002 का था। ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे? राघवन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव है व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, एकाधिकार को रोकना है। व्यापार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, कंपटीशन को, और एकाधिकार को रोकना इसका उद्देश्य है। इन एक्सटर्नल ट्रेड हाउ मेनी कंट्रीज आर इन्वॉल्व। एक्सटर्नल ट्रेड में कितने देश इन्वॉल्व हैं? तो 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर देन 2, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। एक्सटर्नल ट्रेड क्या है? व्हेन द बिजनेस फर्म्स ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज, 2 डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं प्रक्रिया में खरीदने और बेचने के गुड्स की, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है। When the business firms of 2 different countries participate in the process of buying and selling of goods, it is termed as external trade. In which type of economy the consumer is called the emperor? कंज्यूमर को, उपभोक्ता को शहंशाह या एम्परर कहा जाता है किस तरह की इकोनॉमी में? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है कैपिटलिज्म, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं इंटरनल ट्रेड में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी परफॉर्मा इनवाइस, कॉमर्शियल इनवाइस और लॉरी रिसिप्ट, ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंटरनल ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड कौन कौन से देख लीजिए। परफॉर्मा इनवाइस, ये ऐसा डॉक्यूमेंट सेंड पीरियड पहले भेजा जाता है एक्चुअल सेल से टू द बायर, बायर को। कंटेन्स टर्म्स, इसमें टर्म्स और कंडीशंस लिखी होती हैं, T&C ऑन विच बायर एंड सेलर एग्री। कॉमर्शियल इनवाइस भी होता है, यूज़ किया जाता है इंटरनल ट्रेड में, आंतरिक व्यापार में। इट इज़ अ डॉक्यूमेंट सेंट बाय द सेलर टू द बायर व्हेन गुड्स आर सप्लाइड, जब गुड्स सप्लाई कर दिए जाते हैं। इसमें क्या डिटेल्स होती हैं? डिस्क्रिप्शन होता है गुड्स का, कैसा गुड्स है, क्वांटिटी होती है, प्राइस वगैरह होता है, ठीक है। तो एक तरीके से एविडेंस होता है ये कॉन्ट्रैक्ट का। डेबिट नोट भी कहीं ना कहीं आ जाता है इंटरनल ट्रेड में, क्रेडिट नोट भी। लॉरी रिसिप्ट LR, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय रोडवेज देन दिस रिसिप्ट इज इशूड बाय द ट्रांसपोर्टर एंड इट इज ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। रेलवे रिसिप्ट भी आ जाती है, जहाँ पर रेलवे अथॉरिटीज़ इशू करती हैं इस रिसिप्ट को, रेलवे रिसिप्ट को। टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कहीं ना कहीं आ जाता है। तो इस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंटरनल ट्रेड में यूज़ किए जाते हैं। हु प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म फंड्स को कौन प्रोवाइड करने का काम करता है? फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपमेंट कंट्रीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों वर्ल्ड बैंक, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। डंकेल प्रपोजल वॉज डिस्कस्ड इन, डंकेल प्रपोजल कब डिस्कस किया गया था? तो इसे डिस्कस किया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में। यूरुग्वे राउंड ऑफ द गेट, यूरुग्वे राउंड ऑफ द गेट ऑन मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस
has given birth to Dunkel draft. World Trade Organization was also given birth by the Uruguay round. नेक्स्ट है द सपोर्टर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स्ड इकोनॉमी के सपोर्टर कौन थे इधर बताना है. कार्ल मार्क्स, जेएम कीन्स, एडम स्मिथ, मार्शल. तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है बी, जेएम कीन्स. जेएम कीन्स जो थे सपोर्टर थे मिक्स्ड इकोनॉमी के. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है दैट कंबाइंस एस्पेक्ट्स ऑफ कैपिटलिज्म भी आता है, इसमें सोशलिज्म एस्पेक्ट्स भी आते हैं, दोनों तरह के पक्ष आते हैं. ए मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी. प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. एंड अलाउज ए लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन द यूज ऑफ कैपिटल बट ऑल्सो अलाउज फॉर गवर्नमेंट टू इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन ऑर्डर टू अचीव सोशल एम्स. नेशनल इनकम मीज़र की जाती है किसके द्वारा? नेशनल इनकम एनआई किसके द्वारा मीज़र की जाती है? एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्शन मेथड, ये सभी हैं इसमें. तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही. भारत में जनगणना की जाती है. इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड बाय. तो क्या राइट आंसर होना चाहिए इसका? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, या नन ऑफ दी अबव. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. ऑप्शन सी बिल्कुल सही है दोस्तों इसमें, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, RGCC. भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई. 1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है. 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत कराई गई. अंतिम जनगणना 2011 में कराई गई थी तथा आगामी जो जनगणना है 2021 में कराई जाएगी. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द WTO. हेडक्वार्टर कहाँ है WTO का? न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, जिनेवा, ऑस्ट्रिया. तो जो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी, जिनेवा. जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर होता है WTO का. यानी लाइक द गेट हेडक्वार्टर्स ऑफ द WTO इज ऑल्सो सिचुएटेड इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द WTO. WTO के बारे में सही नहीं है, ट्रू नहीं है. तो बताना है आपको कौन सा ट्रू नहीं है. तो WTO इज ए परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है. यूरुग्वे राउंड गेव द बर्थ टू WTO, अभी पीछे ही पढ़ा था, यूरुग्वे राउंड ने बर्थ दिया था WTO को, ये भी सही है. मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द WTO, बिल्कुल सही है. पर कहीं ना कहीं WTO वॉज ऑफिशियली कंस्ट्रक्टेड ऑन 1 जनवरी 1951, ये कहीं ना कहीं ऑप्शन गलत है, इसी वजह से ये सही हो जाता है यहाँ पर. The members of the GATT signed on agreement during the Uruguay round in April 1994. On 1 जनवरी 1995 WTO was established. तो 1 जनवरी 1995 में WTO established हुआ था. तो ये राइट आंसर है. नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी. वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का पार्ट नहीं होता है, ऐसा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? तो ऐसा इंस्टीट्यूशन केवल एक ही है, WTO आ गया यहाँ पे. तो यही यहाँ पे सही आंसर हो रहा है. WTO जो है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी का इंस्टीट्यूशन नहीं है, जबकि IBRD, IDA, IFC ये सब इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं. WTO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी. वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज कंप्राइज्ड ऑफ द 5 इंस्टीट्यूशंस: IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसको IFC कहा जाता है, वो भी इसका पार्ट है. मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA भी इसका पार्ट है. और लास्ट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID, ये भी कहीं ना कहीं इसका पार्ट होता है. नेक्स्ट, आइटम्स इन द नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को क्या कहा जाता है? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सही है, प्रोहिबिटेड गुड्स, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है. Prohibited goods are those goods for which importation and exportation have been completely banned for reasons linked to health, environment, protection of endangered species, flora and fauna, security, legislation act. These items shall be liable for feature by customs
एंड द पर्सन मे बी लायबल, उसको पेनल्टी पड़ सकती है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस? पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीपल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पर्पसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इवॉल्व्ड एज अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको पीडीएस कहा गया, एक ऐसा सिस्टम है ऑफ मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्सिटी थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स एट अफोर्डेबल प्राइसेस। जैसा कि एग्जांपल हो सकता है इसका, सरकारी राशन की दुकानें जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का ही अंग होती हैं। अंडर द पीडीएस प्रेजेंटली द कमोडिटीज़ जो दी जाती हैं, जैसे कि वीट है, राइस है, शुगर है, केरोसिन है, आर बीइंग एलोकेटेड टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सरकारी राशन की दुकान है, इसका एग्जाम्पल अच्छा है। नेक्स्ट, हु इज़ द कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कस्टडियन किसे कहा जाता है? तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका बिल्कुल सही आंसर है। किसी को कस्टडियन कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टडियन ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इज वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट। The legal provision governing management of foreign exchange reserves are laid down in the RBI Act, और RBI Act कब आया था? 1934 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच 5-year प्लान द ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिमूवल वॉज इंक्लूडेड? किस 5-year प्लान में, FYP में, जो उद्देश्य है पॉवर्टी हटाओ, गरीबी हटाओ का, फर्स्ट, फिफ्थ, सेकेंड, ऑल ऑफ दीज? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है फिफ्थ प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और ये उद्देश्य था। फिफ्थ प्लान कब से कब तक चला था? 1974 से 1978 तक चला था। द फिफ्थ 5-year प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एलिविएशन, गरीबी हटाओ एंड जस्टिस। प्लान वॉज ऑल्सो फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस पर भी ध्यान दिया गया इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिफेंस के क्षेत्र में। 1978 में न्यूली इलेक्टेड जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उसने रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्टेड द प्लान। नाउ द फर्स्ट 5-year प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू, पहला 5-year प्लान प्राथमिकता दी गई थी किसको? तो एग्रीकल्चर इसका राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर, कृषि। ड्यू टू दिस द फर्स्ट 5-year प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड डोमर मेहलानोबिस मॉडल, इसको डोमर मेहलानोबिस मॉडल भी कहते हैं। इट वॉज ऑल्सो मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द हेरोड डोमर मॉडल विथ फ्यू चेंजेस, कुछ चेंजेस करने के बाद इसको हेरोड डोमर मॉडल कहा गया। इन द प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी वॉज गिवन टू द एग्रीकल्चर, क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता इरीगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को भी। द सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, ऐसी स्थिति जिसमें मनी की जो वैल्यू है वो गिरती है और कॉन्स्टेंटली गिरती है, कहीं ना कहीं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन या नन ऑफ दीज? तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। इन्फ्लेशन में वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं? बढ़ती हैं, और मुद्रा का जो मूल्य है वो गिर जाता है, यानी मनी की जो वैल्यू है वो आपने पीछे देखा भी कि मनी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है कॉन्स्टेंटली। ये इन्फ्लेशन की स्थिति है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज सच एज, जैसे कि फूड है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन और कंज्यूमर स्टेपल्स एक्सेट्रा। इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज रिड्यूस्ड, यानी मनी की जो परचेजिंग पावर है कहीं ना कहीं वो गिर जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इसको एक एग्जांपल के उदाहरण के तरीके से समझते हैं। लेट अस अज्यूम दैट यू गेट ए 4% रेज इन योर सैलरी, 4% इजाफा हो जाता है आपकी सैलरी में, अब आप खुश हैं। दैट यू कैन परचेज एन बेटर फ़ोन, अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं, और हैव डिनर 3 times a month इन सम ग्रैंड होटल। बट वाइल यू आर एन्जॉइंग दिस डिलाइटफुल मोमेंट, प्राइसेस जो है बढ़ जाते हैं 6% से। अब नाउ यू आर मेड टू कर्ब योर एक्सपेंसेस, अब आपको खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। सिंस द राइज इन सैलरी, क्योंकि राइज इन सैलरी से आप कहीं ना कहीं कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अब यू आर एक्चुअली लूजिंग, और कहीं ना कहीं आपने 2% जो है अपनी परचेजिंग पावर भी खो दी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर राम, जो कि बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा का शौकीन है, शॉपिंग फॉर क्लोथ्स एंड गोइंग टू मूवीज़
हाउ मच पिज़्ज़ा ही ईट्स, हाउ मैनी क्लोथ्स ही कैन बाय, हाउ मैनी मूवीज ही वॉचेस, वो इसकी परचेजिंग पावर को ही तो दिखाता है, खरीदने की क्षमता को दिखाता है। सो इवन इफ हिज सैलरी इंक्रीजेज, प्राइजेस हैव इंक्रीज्ड एंड ही हैज़ टू कंज्यूम लेस। अब प्राइजेस बढ़ेंगे तो उसको क्या खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी, कम कंज्यूम करना पड़ेगा, अब पिज़्ज़ा खाना कम करना पड़ेगा उसको। हिज परचेजिंग पावर हैज़ डिक्रीज, परचेजिंग पावर उसकी डिक्रीज हो जाएगी, और एंड राइज इन प्राइस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी। नाउ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन की प्रक्रिया में इन्फ्लेशन का रेट क्या होता है, इन्फ्लेशन का रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही। डिसइन्फ्लेशन इज अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ए नेशन। द प्रोसेस ऑफ क्योरिंग इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, इसी को क्या कहा जाता है, इसको डिसइन्फ्लेशन कहा जाता है। यानी इन्फ्लेशन को क्योर करने की वाली प्रोसेस और बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई, इसको डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन इज सिंपली अ डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कमी में, इन्फ्लेशन के रेट में कमी आना, डिक्रीज होना डिसइन्फ्लेशन है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन जैसे कि स्लो फ्रॉम 4% से क्या हो गया 2% हो गया, तो ये डिसइन्फ्लेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इन्फ्लेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एवरेज प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द गोसेन्स फर्स्ट लॉ, गोसेन का फर्स्ट लॉ कौन सा था, तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही गोसेन का फर्स्ट लॉ जाना जाता है। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन्स लॉज नेम्ड फॉर हर्मन हेनरिच गोसेन, हर्मन हेनरिच गोसेन, गोसेन का लॉ है, क्या है कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और इसी तरीके से इसके 3 लॉ थे इकोनॉमिक्स के। गोसेन फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गोसेन का पूरा नाम था हर्मन हेनरिच गोसेन, हेनरिच गोसेन। एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन ए कंज्यूमर कंज्यूम्स ए पार्टिकुलर कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक पार्टिकुलर कमोडिटी को कंटिन्यूसली, लगातार, देन द यूटिलिटी ड्राइव्स फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। भाई जैसे बर्गर पहली बार खाएगा उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा, पर जैसे ही दूसरी बार खाएगा बर्गर तो उसको सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा, और इस तरीके से घटता चला जाएगा, और लास्ट में एक समय ऐसा आएगा जब उसको सेटिस्फेक्शन बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, तो इसी को बर्गर का एग्जाम्पल, समोसे का एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिफाइंड एज ए साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केर्स मीन्स हैविंग अल्टरनेटिव यूजेस बाय। तो जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होना चाहिए, क्या वो एल्फ्रेड मार्शल है, एडम स्मिथ है, AC पिगू है, या रॉबिन्स है। तो दोस्तों ये जो डेफिनेशन है कहीं ना कहीं वो रॉबिन्स की है, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो कहीं ना कहीं सही हो जाए। लॉयनल रॉबिन्स इनका पूरा नाम था। इन हिज लैंडमार्क essay on the nature of economics, Lionel Robbins defined economics as the science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। ये रॉबिन्स की 1935 की डेफिनेशन है। नाउ रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक, RRB की रेगुलेटरी ऑथोरिटी क्या है, रेगुलेटरी ऑथोरिटी, तो नाबार्ड इसकी रेगुलेटरी ऑथोरिटी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नाबार्ड विच इज़ सब्सिडरी, जो कि सब्सिडरी मानी जाती है किसकी, RBI की। अदर बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय RBI डायरेक्टली, RBI जो दूसरे बैंक हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डायरेक्टली। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, ये कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। इज एन एपेक्स डेवलपमेंट बैंक, इसको एपेक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद ए मैंडेट फॉर फैसिलिटेटिंग क्रेडिट फ्लो ऑफ फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज। Regional rural bank on the other hand are small size scheduled retail banks established under India's Regional Rural Banks Act, रीजनल रूरल बैंक का एक्ट जो था उसके अकॉर्डिंग 1976। दे हैव एरिया ऑफ ऑपरेशंस इन 4 to 6 डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द सेम स्टेट। दे वर एस्टेब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल बोरोवर्स इन रूरल एरियाज। स्मॉल बोरोवर्स को क्रेडिट देने का काम करते हैं, यही इसका उद्देश्य माना जाता है। नाउ द मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, क्या वो कोऑपरेटिव सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, या को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। द मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। इंडियन इकोनॉमी इज ए यूनिक ब्लेंड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था, नाबार्ड
अभी आपने पीछे देखा इसकी फुल फॉर्म क्या थी। अब इसको इस्टेब्लिश किस ईयर में किया गया था ये आपको कहीं ना कहीं बताना है। 1984, 1989, 1991 या 1982। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है 1982, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 12 जुलाई 1982 को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। मनी विच परफॉर्म्स द फंक्शन, मनी जो कि परफॉर्म करता है फंक्शन ऑफ मीडियम एक्सचेंज इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इसको कमोडिटी मनी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। डिस्काउंट विच इज बेस्ड ऑन टाइमली पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स नोन एज, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए दोस्तों? सही। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी अबव। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा कैश डिस्काउंट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कैश डिस्काउंट रेफर्स टू द एन इंसेंटिव दैट ए सेलर ऑफर्स टू ए बायर इन रिटर्न फॉर पेइंग ए बिल बिफोर द शेड्यूल ड्यू डेट, यानी शेड्यूल ड्यू डेट से पहले ही अगर पेमेंट कर दिया जा रहा है बायर के द्वारा तो उसको कुछ डिस्काउंट मिल रहा है, उसी को कैश डिस्काउंट कहते हैं। इन ए कैश डिस्काउंट द सेलर विल यूजुअली रिड्यूस द अमाउंट दैट द बायर ओव्स ए स्मॉल परसेंटेज। एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन इनकर्ड बट येट टू बी पेड, ऐसे खर्चे जो कि विच हैज़ बीन इनकर्ड हो चुके हैं बट येट टू बी पेड, अभी पेड नहीं किया है, ऐसे खर्चे क्या कहलाते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाते हैं, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह। एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज एन एक्सपेंस विच इज़ ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड। एन एक्सपेंस बिकम आउटस्टैंडिंग व्हेन द कंपनी हैज़ टेकन द बेनिफिट्स बट द रिलेटेड पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड। एग्जाम्पल ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैंने बताया दिया था आपको, रेंट्स, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस तरीके के खर्चे आउटस्टैंडिंग होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर के, वो कौन से हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, बोथ बी एंड डी, या कैपिटल एक्सपेंडिचर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है बोथ बी एंड डी, यानी कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं नेचर में। द एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड वंस, जो केवल एक ही बार होते हैं, एंड नॉन रिपीटिव, बार बार रिपीट नहीं होते हैं, नॉन रिकरिंग खर्चे कहलाते हैं। जैसे कि कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। लीगेसीज आर जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या कैपिटलाइज्ड एंड टेकन इन बैलेंस शीट। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि कैपिटलाइज्ड एंड टेकन इनटू बैलेंस शीट। लीगेसीज को जनरली कैपिटलाइज किया जाता है और टेकन किया जाता है बैलेंस शीट में, टेकन इन बैलेंस शीट। कैपिटलाइज्ड एंड टेकन इन बैलेंस शीट, लीगेसी शुड बी रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिसिप्ट की तरह रिकॉर्ड की जानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ रिसीव फॉर ए स्पेशल पर्पस के लिए रिकॉर्ड मिली है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एग्जाम्पल ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? तो जो एग्जाम्पल है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शुरुआती खर्चे जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, इनकॉर्पोरेट करने से पहले हो रहे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ऑप्शन सी सही है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, इनिशियल स्टेज पे हो रहे हैं और बिजनेस के कमेंसमेंट के वक्त हो रहे हैं, पहले हो रहे हैं। द खर्चे, ऐसे खर्चे इंसिडेंटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, ऑल्सो रिगार्डेड एज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ए स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन, इसको किस तरीके से आप ट्रीट करेंगे? क्या ये कैपिटल रिसिप्ट एंड लाइबिलिटी है, रेवेन्यू रिसिप्ट है, एसेट है, या अर्न इनकम है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपके हिसाब से क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कैपिटल रिसिप्ट एंड लाइबिलिटी, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है इसमें, कैपिटल रिसिप्ट एंड लाइबिलिटी। कैपिटल रिसिप्ट एंड लाइबिलिटी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय स्कूल for organizing annual function is treated as capital receipt and liability because it is received for a specific purpose, किसी विशिष्ट पर्पस के लिए रिसीव होता है। when bad position of the business is tried to be shown as good, जब बुरी पोजीशन हो रही है बिजनेस की और उसको आप दिखा रहे हैं एक अच्छे गुड पोजीशन के रूप में, तो क्या है ये? पर्सनल बायस है, प्राइस लेवल चेंजेस है, विंडो ड्रेसिंग है, या ऑल ऑफ द अबव? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग, यानी ऑप्शन सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है।
एक्सप्लेनेशन, विंडो ड्रेसिंग इज ए स्ट्रेटेजी, विंडो ड्रेसिंग एक स्ट्रेटेजी होती है यूज बाय म्यूचुअल फंड एंड अदर पोर्टफोलियो मैनेजर्स नियर द ईयर और क्वार्टर एंड टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ ए फंड्स परफॉर्मेंस बिफोर प्रेजेंटिंग इट टू क्लाइंट्स और शेयर होल्डर्स। इसमें अच्छी स्थिति दिखाई जाती है। रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट, रेवेन्यू जो कि यूज़ किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो किस तरह का खर्चा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू यूज फॉर एडवर्टाइजमेंट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है बिकॉज इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 ईयर्स। एक ही साल में आप कंज्यूम नहीं कर सकते इसका बेनिफिट, कहीं ना कहीं आपको 2-3 साल तक और ज़्यादा साल तक 5 साल तक लगभग मिलता रहेगा प्रॉफिट। तो ऐसे खर्चा, एडवर्टाइजिंग खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। दस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज ए पीरियोडिक स्टेटमेंट की बेसिस पे बनता है, इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन डिफेंडिंग ए सूट फॉर ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स विल बी ट्रीटेड एज, इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? तो इसको ट्रीट किया जाएगा किस तरीके से दोस्तों? इसको ट्रीट किया जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से, यानी ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल सही है दोस्तों, यानी ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन ए सूट फॉर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई गुड्स इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए कॉस्ट दैट विल बी एन एक्सपेंस इन द अकाउंटिंग पीरियड व्हेन द एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। In this case, the goods have not been supplied by the business to the customer according to the contract between them. इस केस में गुड्स हैव नॉट बीन सप्लाइड बाय द बिजनेस के किस कस्टमर को, और कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था जबकि। नाउ द कस्टमर क्लेम्ड डैमेजेस विद इन द विच द बिजनेस पेड। इट इज़ ए यूजुअल थिंग दैट हैपन्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेडिंग, सो इट इज़ ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। नेक्स्ट, प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स इज क्रिएटेड ऑन। प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स क्रिएट किया जाता है किस पर? तो ये दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, डेटर्स। द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, द प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स which is also referred to as a provision for bad debts is an estimation of the amount of doubtful debts that will need to be written off during a given period which is created on debtors। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? डेटर्स। नेक्स्ट, the slope at any point on an indifference curve is known as। slope at any point on an indifference curve क्या कहते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। The slope of the indifference curve is called the marginal rate of substitution, which declines as the quantity of X increases related to the quantity of Y. Of course, the amounts of commodity X and Y that the individual will be able to consume depends on the level of that person's income। यहाँ पे एक इमेज भी दे रखी है फिगर की इंडिफरेंस कर्व की, देख सकते हैं आप। और दोस्तों कोई भी सुझाव हुआ करे आपके पास तो दे सकते हैं आप, कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर दे दिया करिए। अभी वीडियो और भी रह गई है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स अभी और भी हैं, MCQs, ठीक है। तो इस इमेज को आप देख सकते हैं कि लेवल ऑफ यूटिलिटीज एसोसिएटेड विद ईच इंडिफरेंस कर्व, ऑल combination of X and Y above the curve are preferable to combinations along or below the curve. The individual is indifferent between all combination of X and Y along the curve, ठीक है, एंड ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ X and Y बिलो द कर्व आर इन्फीरियर टू दोज कॉम्बिनेशंस ऑन और अबव द कर्व। इस तरफ कॉमोडिटी X है और इस तरफ कॉमोडिटी Y आ जाती है। एज्यूमिंग देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर इफ द MPC इज 0.8, मल्टीप्लायर क्या होगा दोस्तों? क्या होना चाहिए इसका मल्टीप्लायर? 0.2, 0.8, 1.25 या D 5? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 है। कैसे आएगा देखिए ज़रा। MPS में MPC को जोड़ेंगे तो आता है 1, MPS में MPC को जोड़ेंगे तो आता है 1, और K बराबर होता है 1/1 माइनस MPC, क्योंकि 1/1 माइनस 0.8 आप रखेंगे जो कि दे रखा है आपको MPC 0.8, तो 1 में से 0.8 को घटा लीजिए MPC को, तो आएगा 1/0.2 और आंसर हो जाएगा दोस्तों कुछ 5। तो इसका 5 आंसर बिल्कुल सही है। गुडविल अकाउंट एक कैसा अकाउंट है? गुडविल अकाउंट एक कैसा अकाउंट है दोस्तों? एक रियल अकाउंट है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन ए मेक और बाय डिसीजन, इनमें से कौन सा शुड नॉट बी कंसिडर्ड, शामिल नहीं किया जाना चाहिए इन मेक और बाय डिसीजन। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है अनचेंज्ड फिक्स्ड कॉस्ट, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। द फंक्शन ऑफ स्टाफ इन लाइन द ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज, सो इसमें ऑप्शन सही है एडवाइज द लाइन, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज एग्जामिन्ड एंड सजेस्टेड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, किसने सजेशन दिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स भारत में, किसने एग्जामिन किया, सजेशन दिया? आबिद हुसैन कमेटी, भगवती कमेटी, चेलिया कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, ये एन है नरसिम्हन कमेटी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो यही है कि नरसिम्हन कमेटी ने कहीं ना कहीं क्या था, सजेशन दिया था फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में। नाउ नेक्स्ट, इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी में द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, allocation of resources is determined by votes taken by customers, a central planning authority, by customer preference और level of profit of firms। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है बाय कस्टमर प्रेफरेंस, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इन यूजुअली नॉट डेप्रिशिएटेड, इनमें से कौन सा एसेट यूजुअली डेप्रिशिएटेड नहीं होता है? तो लैंड इसमें बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। ऑल द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉफिट सेंटर्स विद इन एन एयरलाइंस एक्सेप्ट, किसके अलावा? इन फ्लाइट, मैगजीन, मर्केंडाइजिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस या टिकटिंग। प्रॉफिट सेंटर्स हैं कहीं ना कहीं पर विद इन एन एयरलाइन, बट एक्सेप्ट किसके अलावा? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, ये ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। ए पार्टनर इन ए फर्म, एक पार्टनर जो कि फर्म का है वो क्या कर सकता है? वो ट्रांसफ़र कर सकता है, कैन ट्रांसफ़र हिज शेयर टू एन आउटसाइडर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, यानी दूसरे पार्टनर्स की सहमति से वो ट्रांसफ़र कर सकता है अपना शेयर आउटसाइडर बंदे को। तो ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, द मेन ड्रॉबैक ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड बाय टेलर इज दैट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, यानी ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। नेशनल इनकम इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसके द्वारा ही नेशनल इनकम इन इंडिया एस्टिमेट